हेलो गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव मोटिवेशन। कैसे हैं आप सभी लोग। और हम अपनी एसएससी सीजीएल जर्नी की रिवीजन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। हमने लास्ट लेक्चर में देखा डिविजिबिलिटी रूल्स, ये सब हम कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट किंग पीडीएफ से। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये डिविजिबिलिटी रूल्स के सारे रूल्स पढ़े, 1 2 3 4 एंड अप टू 11 13 सारे कवर किए। आज हम करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो गाइस, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है आज हम देखने वाले। तो अगर हम किसी भी नंबर को एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है। अगर नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, जैसे 65 होता है इंस्टेड ऑफ दिस 72, तो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता। बट इन दिस केस रिमाइंडर इज़ 7 बिकॉज 72 है एंड 13 से 72 कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि डिविडेंड इज़ ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। व्हाट इज़ डिविडेंड? डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड करने वाले हैं वो डिविडेंड कहलाता है। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम डिवाइज़र बोलते हैं। और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो तब जाके हमारा ये रिमाइंडर है। तो ये हमारा 5 जो होता है वो क्वेश्चन है एंड 7 इज़ द रिमाइंडर। So this is the basic equation for this theorem. Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. अब ये हमारे पास एक और एग्जांपल है 206 डिवाइडेड बाय 11। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आएगा। 206 को डिवाइड किया 11 1 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर आया 9। एंड देन सेकंड टाइम्स डिवाइड करेंगे, ये 96 है, फिर डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स होगा तो ये आएगा 88 और हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 8। तो जो हमारा रिमाइंडर आया है ये हमारा रिमाइंडर है और ये जो 18 आया था ये हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा डिविडेंड है 206 जिसको हम डिवाइड कर रहे थे, और 11 जो हमारा है वो डिवाइज़र है। और गाइस हमेशा रिमाइंडर डिवाइज़र से हमेशा कम रहेगा। इस केस में भी हमने देखा रिमाइंडर 8 है, डिवाइज़र 11 है। यहाँ पे भी डिवाइज़र 13 था, रिमाइंडर 7 है। अब हम देखते हैं जो बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं हमारे सीजीएल के लिए उसके फॉर्म देखते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिखते हैं। तो ये हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये हमारे एग्जांपल। तो अगर इस फॉर्म में है कोई भी नंबर a⁴n माइनस b⁴n और n की वैल्यू ऑड है, तो क्या रिमाइंडर आएगा किसी नंबर को डिवाइड करने में। तो अगर मान के चलो कि ये हमारा ये क्वेश्चन है 23⁴47 माइनस 19⁴47, ये हमारा n जो है वो ऑड है। तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये हमेशा इस फॉर्म में होगा कि a⁴n माइनस b⁴n। तो हमेशा अगर हम n की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो क्या होगा, a माइनस बी। n की वैल्यू 3 रखी क्योंकि हमें n की वैल्यू ऑड ही रखनी है, तो n की वैल्यू 3 रखी तो a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। तो यहाँ पे भी हमारा a माइनस बी ही कॉमन आया। ऐसे ही हम हमेशा ऑड वैल्यू रखने पे हमारा a माइनस बी हमेशा कॉमन आएगा। तो ये जो a⁴n माइनस b⁴n वो हमेशा a माइनस बी से डिविजिबल रहेगा। तो इसमें भी हम देख सकते हैं ये नंबर है, ये हमेशा 23 माइनस 19 से डिविजिबल रहेगा। तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में पूछा था व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाय 4। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर हमेशा रिमाइंडर 0 देगा। हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म में जो कि है a⁴n प्लस b⁴n। अब यहाँ पे n हमारा ऑड नंबर है तो इसमें फैक्टर हमारा a प्लस बी ही होगा, क्योंकि अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं यहाँ पे तो a प्लस बी हो जाएगा। n की वैल्यू 3 लिखेंगे तो a³ प्लस b³, a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये आएगा हमारा a प्लस बी, कॉमन फैक्टर आ जाएगा।
n की वैल्यू 5 रखेंगे तो a प्लस बी ही कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो इसमें कॉमन फैक्टर जो आ रहा है हमारा वो a प्लस बी आ रहा है। तो कभी भी इस फॉर्म का नंबर होगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, तो वो हमेशा a प्लस बी से डिविजिबल होगा। देन हम आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन, ये इसका एग्जांपल देख लेते हैं पहले। 15 टू द पावर 18 ये E1 का है। लेट मी चेक। हाँ, तो ये अगर ये 19 की जगह 18 की जगह पे 19 होता तो हमारे पावर जो होती वो ऑड होती। तो इस फॉर्म में जब बनता हमारा 15 टू द पावर 19 प्लस 8 टू द पावर 19, तो 15 प्लस 8, 15 प्लस जो 8 है वो हमारा फैक्टर होता, मीन्स 23 हमारा फैक्टर होता, तो वो नंबर 23 से हमेशा डिविजिबल होगा। अगर ये तीसरे फॉर्म को देखते हैं, अगर a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n है, n इवन है, तो इसमें कोई भी फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसमें a प्लस बी n की वैल्यू 1 रखेंगे तो a प्लस बी होगा, n की वैल्यू अगर 2 रखेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो इसमें हम फैक्टर नहीं बना पाएंगे, इसलिए इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n वेयर n इज़ इवन। अब नेक्स्ट फॉर्म में आते हैं a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n और n इवन है। तो इसमें देखते हैं, इसमें हमारे पास दोनों फैक्टर होंगे, a प्लस बी भी होगा और a माइनस बी भी होगा, क्योंकि अगर हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, मतलब n की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 रख दी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी प्रकार से हमने n की वैल्यू इवन रखी, 4 रखी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हमेशा ही ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमारे पास कॉमन फैक्टर आएंगे। तो अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में है तो वो हमेशा डिविजिबल होगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी से। इसको हम एग्जांपल के थ्रू भी देख सकते हैं। तो ये हमारा ये एग्जांपल है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 16। तो अगर इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। अब ये हम क्लियरली दे सकते हैं, ये हमारा a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n के फॉर्म में है और n इवन वैल्यू है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 3 हमारे फैक्टर होंगे इसके। तो ये नंबर 8 इंटू 2 मतलब 16 से डिविजिबल होगा। तो अगर इसमें क्वेश्चन में पूछा गया 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो गाइस, कभी भी नंबर इस फॉर्म में हो, a टू दी पावर n प्लस b टू दी पावर n प्लस c टू दी पावर n प्लस d टू दी पावर n, और n हमेशा ऑड होना चाहिए, और वो डिवाइड होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। ये हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ n इक्वल टू दिस 18 टू पावर 5 6 प्लस 16 टू दी पावर 5 प्लस 19 टू दी पावर 5 प्लस 3 टू दी पावर 5, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ़ n इज़ डिवाइडेड बाय 56। अब 56 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। अगर हम 56 को देखें तो क्या हमें दिख रहा है कि ये इनको प्लस करने से आ रहा है 56, 18 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 3, तो ये हमारा 56 होगा। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 5, जो कि एक ऑड वैल्यू है, तो हमारी यहाँ की कंडीशन मैच हो गई। तो हम ये वाली कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0, क्योंकि ये इस फॉर्म में क्वेश्चन है। ओके गाइस, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये आप ट्राई कर सकते हैं खुद से। एंड एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी भी नंबर को डिवाइड किया, यहाँ पे हमने एग्जांपल लेके समझाते हैं कि n को डिवाइड किया 125 से, तो रिमाइंडर आ रहा है 8। अगर n को 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो डिवाइज़र था वो पहले 125 था, अभी
5 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये चेंज हुआ है। तो आप देख सकते हो कि 125 को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। तो ये रिमाइंडर तो हमारा 8 आ रहा था जब 125 से डिवाइड कर रहे थे। 5 से डिवाइड करने पे भी 8 ही आएगा, क्योंकि 125 5 से डिविजिबल है। तो ये लिख सकते हैं कि 8/5। अब 8 को अगेन डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर 3 आएगा इस केस में। तो जिस तरीके से हम अगर अपना डिवाइज़र चेंज करेंगे तो उस हिसाब से हमारा रिमाइंडर भी चेंज हो जाता है। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हम अब थ्योरम्स देखने वाले हैं, रिमाइंडर्स थ्योरम। तो फर्स्ट थ्योरम इज़ फर्मेट्स थ्योरम। अब फर्मेट्स थ्योरम क्या क्या कहती है कि अगर कोई नंबर है ए, जो कि एक नंबर है ए जिसके ऊपर p-1 की पावर है और उसको हम p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। तो इसको हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो व्हेन अ नंबर a to the power p-1 is divided by p then the remainder will be 1। यही हमने देखा। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो a और p है, जो हमारा नंबर है, और p जो डिवाइज़र है, को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF 1 हो, मतलब कि उसको कोई और डिवाइड ना कर सके, ओनली 1 ही उसका डिवाइड कर सके। और यहाँ पे p हमेशा हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये 50⁻16 है। तो पहले हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि 50 और 17 को प्राइम है। हाँ, को प्राइम है, क्योंकि इसमें HCF 1 है इनका। और 17 जो हमारा p की वैल्यू है वो हमेशा प्राइम नंबर होनी चाहिए, तो 17 हमारा प्राइम नंबर है। गाइस, आप सब प्राइम नंबर जानते ही होंगे, ऐसा नंबर जो 1 और खुद नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड हो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो क्लियरली ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इस फॉर्म का है, a⁻p-1/p। यहाँ p-1 इज़ 16 और p इज़ 17। तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट है, ताकि हमें रिमाइंडर में आसानी से रिमाइंडर निकाल सकें, ताकि जब क्वेश्चन आता है हमारे सामने तो हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करना पड़े। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये गाइस दूसरा एग्जांपल है 20⁻48/13। अब आप देख सकते हैं ये 13 है डिवाइज़र और यहाँ पावर है 48 की। ये तो बेसिक से एक्स हैं कि 20 और 13 को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, वो जो कि हैं, और 13 जो है वो प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे 12 आता तो हम डायरेक्टली रिमाइंडर 1 लिखते थे, क्योंकि ये p है और यहाँ पे p-1 के फॉर्म में होना चाहिए था। बट यहाँ पे 48 है तो हम 12 को लिख सकते 48 को लिख सकते हैं 20⁴ होल टू दी पावर 12। तो अभी हमने यहाँ पे 12 की पावर के फॉर्म में बना लिया। तो यहाँ हमारा a की वैल्यू हो जाएगी 20⁴ और ये इस फॉर्म में बन गया। तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। गाइस, अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की, और ये दूसरी थ्योरम है हमारी विल्सन्स थ्योरम। विल्सन्स थ्योरम कहती है कि अगर p कोई एक प्राइम नंबर है तो p-1 फैक्टोरियल अपॉन p करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा -1 आएगा। -1 को हम क्या लिख सकते हैं, p-1 भी लिख सकते हैं। तो ये थ्योरम को हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो ये हमारा विल्सन्स थ्योरम है। तो व्हेन दिस 12 फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय 13 तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको ईज़िली रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमारे पास ये विल्सन थ्योरम है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा डिवाइज़र है जिसको हमने p माना है वो हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी ये थ्योरम अप्लाई होगी। तो ये 12 ये p-1 फैक्टोरियल है अपॉन p है, इस फॉर्म में है, विल्सन थ्योरम के फॉर्म में है। तो ये हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, -1। और -1 को हम लिख सकते हैं 13-1 डेट इज़ 12, क्योंकि हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही लिखते हैं। तो गाइस, इसका प्रूफ देखने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि प्रूफ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एंड तो ये हमारा हमें याद करके रख लेना है ये थ्योरम, और जब कहीं भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो हम यूज़ कर सकें। ये दूसरा टाइप है उसी क्वेश्चन का। तो इसमें आप देख सकते हो कि 126 फैक्टोरियल अपॉन 127 और टू दी पावर यहाँ पे 160 की पावर है। तो ये इतना बस देखें तो ये तो हमारे विल्सन थ्योरम के फॉर्म में, बट ये टू दी पावर 60 आ रही है, तो वो कैसे करेंगे। तो हम पहले विल्सन थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ लेफ़्ट साइड में 60 की पावर आई है, तो हम रिमाइंडर में भी 60 की पावर लगा देंगे, तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 आ जाएगा पॉजिटिव में। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जब हम डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा रिमाइंडर, और -1 टू दी पावर 60 करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। ये हमारी दूसरी थ्योरम थी। नाउ हम आते हैं, इसके भी अलग अलग फॉर्म है कि ax प्लस के टू दी पावर n के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइड करने पे a से। तो ये ax है तो a यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा ये k, अगर हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab हमारा डिवाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर मतलब कि के टू दी पावर n जो कि डिवाइड नहीं होगा तो वो हमारा रिमाइंडर में आ जाएगा। इसी टाइप से हमारे ये इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम यूलर्स थ्योरम। उसके पहले एक और चाइनीज़ थ्योरम है, बट हम पहले यूलर्स थ्योरम देखते हैं। तो यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि ए टू दी पावर, ये टोशेंट है, टोशेंट फंक्शन है ऑफ n, तो ए टू दी पावर टोशेंट फंक्शन ऑफ n, और उसको अगर n से डिवाइड करेंगे तो हम रिमाइंडर हमारा हमेशा 1 आएगा। इसमें भी कंडीशन है कि a और n जो है हमारा कोप्राइम नंबर होने चाहिए, और ये n जो है वो नेचुरल नंबर है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो ये हमारी यूलर्स थ्योरम है। तो रिमाइंडर विल बी 1 if a number whose power is quotient function of n, where n is natural number which is dividing the number, ये quotient power। तो इसको हम एग्जांपल से बेटर तरीके से समझ सकते हैं, तो एग्जांपल से ही फोकस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 13 टू दी पावर 127 उसको 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ हमें सबसे पहले क्वोशिएंट फंक्शन निकालना सीखना है। तो क्वोशिएंट फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्वोशिएंट फंक्शन निकालने के लिए ये जैसे 72 है, तो 72 को उनका क्वोशिएंट फंक्शन निकालना है, तो 72 को हम फैक्टर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2। तो क्वोशिएंट फंक्शन ऑफ 72 इज इक्वल टू, हमेशा याद रहे क्वोशिएंट फंक्शन हम हमेशा डिवाइड जिससे कर रहे हैं उसका ही निकालेंगे। तो ये 72 इंटू 1 माइनस 1/2, क्योंकि ये 2 हमारा एक फैक्टर था तो 1/2, और इंटू 1 माइनस 1/3, तो ये 3 एक फैक्टर था तो -1/3 किया है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वोशिएंट फंक्शन ऑफ 72 24 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर 100 है उसका क्वोशिएंट फंक्शन निकालना है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम निकालेंगे 100 इंटू 1 माइनस 1/2, और ये 5 फैक्टर है तो 1 माइनस 1/5, तो ये 40 आ गया। तो इस तरीके से हम निकालते हैं क्वोशिएंट फंक्शन। अब ये क्वेश्चन हम ये देख रहे थे इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो इसमें हमने क्वोशिएंट फंक्शन निकाला तो 49, ये को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर मीन 7 इंटू 7, तो ये 49 इंटू 1 माइनस 1/7 किया क्योंकि हमारा वेक्टर 7 था, तो ये आएगा 42। तो हमारा क्वोशिएंट फंक्शन ऑफ 49 इज़ 42। अब हम देखेंगे कि 42 आया, अगर हमारे पास क्लियरली ऐसा दिया होता कि 13 टू द पावर 42 अपन 49, तो हम रिमाइंडर 1 लिख सकते थे डायरेक्टली, बट ये तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो हम 127 को 42 के फॉर्म में बनाएंगे। तो 127 की पावर जो है ना उसको हम 42 इंटू 3 लिख सकते हैं, जो कि हमारा 126 आएगा, और इंटू 13 कर लेंगे तो 127 हो जाएगा। तो ये क्लियरली इतना पार्ट तो हमारा यूलर्स थ्योरम से रिमाइंडर इसका आ जाएगा 1,
एंड तो ये लिख सकते हैं 1 इंटू 13/49, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 13 आ जाएगा। दिस इज़ अवर यूलर्स थ्योरम। अगर हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करें उसके पहले ये चीज़ देख लेते हैं कि ट्यूशन फंक्शन ऑफ एनी पी, मतलब कि अगर कोई प्राइम नंबर का ट्यूशन फंक्शन निकालेंगे तो वो हमेशा p-1 आएगा। जैसे सपोज़ 23 है, 23 का हम अगर ट्यूशन फंक्शन निकालें तो इसका फैक्टर तो कुछ होता ही नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 23 इंटू, इसका फैक्टर क्या होगा 1 ही होगा, तो 27 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ये आ जाएगा 22 आ जाएगा। 22 कैसे आएगा 23 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 23, तो 23 इंटू 22 इंटू अपॉन 23, तो 23 कैंसिल और 22 हमारा इसका ट्यूशन फंक्शन आएगा। तो कभी भी प्राइम नंबर का ट्यूशन फंक्शन p-1 के फॉर्म में ही आता है। Now next thing is this, product of any n consecutive natural number is always divisible by factorial n। ये हमेशा याद रखो, ये देखते ही आंसर हम कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन है 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो क्योंकि 5 नंबर लिए हैं तो इसका रिमाइंडर हमेशा 0 आने वाला है, क्योंकि ये जो 15 है वो हमेशा 5 से डिवाइड होगा। अब अगर हम 5 फैक्टोरियल को लिखते हैं तो 120 लिखेंगे। 15 इंटू 16 इंटू 17 इंटू 18 इंटू 19 इंटू 19 तक ही है। तो ये आप देख सकते हो कि ये अगर डिवाइड करेंगे तो ये 15 6 जा 120, 15 8 जा 120 एंड ये 8 2 जा, तो ये हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो अगर जितने भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं और उसी नंबर के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा।